चलिए साथियों, आप सभी का एग्जाम फाइटर नंबर पे बहुत बहुत स्वागत है। ग्रैंड वेलकम है। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल साथियों। और आज हम लोग इस लाइव क्लासेस में, जो कि हमारे एप्लीकेशन एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे एवरी इवनिंग 7 PM को ये क्लासेस होती है। और इस लाइव क्लासेस में आज हमारा यूनिट 9 का लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर है यूनिट 9 यानी ईवीएस का पीपुल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, लोग विकास और पर्यावरण। जो आपका चैप्टर है यूनिट 9, वो आज हम लोग उसको कंप्लीट करने वाले हैं इसी करंट अफेयर्स के साथ। ये आपका करंट अफेयर्स, मैंने कहा था इस यूनिट से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स में क्या पूछा जाएगा? कॉप। ये जो कॉप होता है ना, COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये पूछा जाता है कि इस बार COP 29 कहां पर हुआ। यानी अब तक 29 COP हो चुके हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो चुके हैं। ये पिछले बार 2024 का है, अभी 2025 में होगा। और प्रत्येक साल ये कब होता है? नवंबर महीने में। याद रखिएगा, ये जो COP होता है ना, नवंबर में। अभी आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा COP के बारे में। अगर एग्जाम नवंबर के बाद ही होना है, अगले साल होगा, तो उसमें आपको COP 30 भी हम करा देंगे। बीच में आपको COP 30 भी करा देंगे जब ये सम्मेलन हो जाएगा कि यहाँ पे क्या क्या प्रस्ताव पारित किए गए। यानी बिल्कुल करेंट तैयारी आपको करके जाना है। अभी COP 29 तक हो गया है, COP 30 कब होगा? नवंबर 2025 में होगा। इसको भी हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग COP 29 के बारे में जानेंगे, लेकिन इसको जानने से पहले कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, तभी हम लोग यहाँ तक आएंगे और समझ पाएंगे। हम लोग स्टार्टिंग से अगर आएंगे ना, तब हम लोग इन चीजों को अच्छे से समझ पाएंगे। ऐसे सिर्फ अगर हम यहाँ पर सीधे COP के बारे में पढ़ा देंगे, ठीक है, COP 29 के बारे में, तो समझ में आपको नहीं आएगा। हमने आपको बताया था एक नाम, जिसका नाम है UNFCCC, है ना, UNFCCC। तो वहां से ही इसका बेस बनता है। इतने जो COP 29 अब तक हो चुके हैं, COP 30 होने वाला है, इसे करा कौन रहा है? UNFCCC करा रहा है, ठीक है। UNFCCC ही इसको करा रहा है, वही इसको ऑर्गेनाइज करता है। और ऐसे ही प्रत्येक साल कराता है, ठीक है। ये पहली बार नहीं, इसकी शुरुआत 1995 से हुई थी। आज आपका कब है? 2025 है। तो देखिए 2025 में आपका 30वां होने वाला है। यानी प्रत्येक साल नवंबर महीने में COP होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होता है। तो इसके हम लोग COP 29 तक पहुंचेंगे, बिल्कुल स्टार्टिंग से आते हैं, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, फिर बाद में इसको डिस्कस करके क्लास को समाप्त कर देंगे। तो इसका इतिहास को जानने के लिए थोड़ा बैक चलते हैं, तो फ्लैशबैक पे चलते हैं। आपने इसका नाम सुना होगा, UNFCCC। ये क्या है भाई? इसका फुल फॉर्म मैंने आपसे बार बार कहा था, इसके फुल फॉर्म को याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये बना था कब? 1992 में, रियो समिट में बना था UNFCCC। इसके बाद इसने COP का आयोजन करना शुरू कर दिया, और अब तक 29 COP का आयोजन कर चुका है, और 30 का आयोजन अगले साल नवंबर 2025 में होगा, ठीक है। इसी साल आपका कुछ महीनों के बाद, अभी आपका अक्टूबर चल रहा है, नेक्स्ट मंथ कुछ दिनों के बाद। तो ये फुल फॉर्म हो गया पहला। अब इसका स्थापना कब हुआ? UNFCCC का स्थापना कब हुआ? क्योंकि इसको समझने के पहले आपको उसको समझना होगा। इसको बिना समझे आप आगे COP के बारे में नहीं समझ सकते हैं। बेस पे आते हैं। तो COP कौन कराता है? UNFCCC। इसकी स्थापना 1992 में हुई, रियो डी जेनेरियो, यानी इसको रियो समिट कहा जाता है, जो कि ब्राजील में। इसको प्रथम पृथ्वी सम्मेलन भी कहा जाता है। वहीं पर यह महत्वपूर्ण संगठन स्टेब्लिश हुआ। इसके बाद यह अब तक 29 COP का आयोजन कर चुका है। इसी का एक विंग है, सर्वोच्च कह सकते हैं शास्त्रीय निकाय है, इसी के तहत आपका ये होता है। 21 मार्च 1994 से प्रभावी हुआ। कौन? UNFCCC। कब से प्रभावित हुआ? 21 मार्च 1994 से। यानी द UNFCCC was adopted at the 1992 अर्थ समिट इन रियो डी जेनेरियो, ब्राजील। ब्राजील में जो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, वहीं पर इसकी स्थापना हुई। इट केम इनटू फोर्स ऑन 21 मार्च 1994। यानी 92 में ये बना इस सम्मेलन में, लेकिन वो फोर्स में यानी लागू कब हुआ? 1994 में। ये काम करना कब इसने स्टार्ट किया?
94 से 94 से काम करना इसने स्टार्ट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें अब कितने मेंबर हैं ये भी आपको जानना होगा, क्योंकि कोप को समझने के पहले इन चीजों को आपको याद रखना होगा, इन चीजों को समझना होगा। तो मेंबरशिप यानी कितने मेंबर हैं, 193। जितने भी यूएनओ के मेंबर हैं सभी देश इसके भी मेंबर हैं, यानी 190 प्लस देश इसके मेंबर हैं। सभी देश को पार्टीज कहा जाता है, यहीं से कोप आपको समझ में आएगा। ठीक है, यहीं से कोप आपको समझ में आएगा। यहाँ पे सभी देशों को क्या कहते हैं हम लोग, पार्टीज, यानी देश के जगह क्या होगा, पार्टीज। इसी का फुल फॉर्म क्या होगा, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी सभी देशों का सम्मेलन। सभी देशों का इस सम्मेलन होता है। प्रत्येक जानवर से इसने काम करना शुरू कर दिया। तो इसी के बाद हम लोग जानेंगे आज COP29 क्या है। तो इन पार्टियों की वार्षिक बैठक, यानी जितने भी देश हैं इसके मेंबर हैं उनका एक वार्षिक बैठक होता है। वार्षिक बैठक को कॉप कहते हैं, COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। जो कि करंट अफेयर्स में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है अक्सर कि अगला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहाँ होगा, ठीक है, पिछला कहाँ हुआ था, इस प्रकार के प्रश्न आते हैं करंट में। और इसका थीम क्या था, मैन कह सकते ऑब्जेक्टिव क्या था, इस सम्मेलन के प्रेसिडेंट कौन थे, वगैरह 8 से 10 क्वेश्चन है जो कि बनते हैं। तो UN मेंबर कंट्री, यानी मैंने आपको एग्जैक्ट डाटा दे दिया, 190 प्लस का है लेकिन 193 है इसका एग्जैक्ट। ईच मेंबर कंट्री इज कॉल्ड पार्टी, जो प्रत्येक देश है वो क्या कहलाता है, पार्टी कहलाता है। देयर एनुअल मीटिंग इज नॉन एज द कॉप, COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी इसके जो सदस्य देश हैं UNFCCC की के जो सदस्य देश हैं उसको कहते हैं हम लोग पार्टी। इसका जो एनुअल समिट होता है उसी को कहते हैं कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, यानी इनके मेंबर देशों का एक समिट होता है एवरी ईयर। मंथ पूछा जाए तो आपका मंथ आप नवंबर रखिएगा, प्रत्येक साल। अभी नवंबर आया नहीं है, नवंबर आएगा तो 2025 में भी इसका एक होप हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पूछा जाता है इसका सचिवालय कहाँ है, ठीक है, सेक्रेटरीट कहाँ है इसका, तो UNFCCC का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ पर भाई, बॉन, बॉन जो कि कहाँ स्थित है, जर्मनी में। इसका मुख्यालय है बॉन, जर्मनी में। कभी कभी मुख्यालय भी पूछ लिया जाएगा ऑब्जेक्टिव में। अब ये कार्य कैसे करता है इसका ना, कार्य प्रणाली कैसा है, तो कार्य प्रणाली इसका मुख्य रूप से 3 अंग है। UNFCCC के 3 अंग है। यही तीनों अंग में सर्वोच्च जो अंग है वो है आपका कॉप। ये 3 अंग है इसकी कार्य प्रणाली, एक हो गया कॉप, दूसरा हो गया SBSTA, तीसरा हो गया SBI। SBI मतलब बैंक वाला SBI नहीं समझना, ठीक है। यहाँ क्या है, सब्सिडियरी बॉडी फॉर इंप्लीमेंटेशन, सब्सिडियरी बॉडी फॉर इंप्लीमेंटेशन, यानी अगर कार्य जो भी यहाँ दिया गया उसको जमीनी स्तर पर लागू करने में अगर कोई समस्या हो इन लोगों को, तो ये वहां पे मदद करता है। ये मेन बॉडी नहीं है, सब्सिडियरी बॉडी है, ठीक है। SBI का कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाएगा, तो सब्सिडियरी बॉडी फॉर इंप्लीमेंटेशन। इसका दूसरा जो महत्वपूर्ण निकाय है वो है SBSTA, यानी सब्सिडियरी बॉडी फॉर साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवाइस। अगर साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवाइस कुछ देना है वो ये देता है आपका SBSTA। और कॉप क्या हो गया, सर्वोच्च हो गया। इसका सर्वोच्च निकाय सबसे महत्वपूर्ण जो बॉडी है वो है कॉप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी सब्सिडियरी नहीं है, मैन है, ठीक है, मैन ये, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। सबसे बड़ा निकाय है UNFCCC का सबसे बड़ा जो उसका बॉडी है, सबसे बड़ा जो उसका अंग है वो आपका कॉप है। तो इसी कॉप के बारे में आज हमको पढ़ना है, वो 29 कॉप के बारे में पढ़ना है। तो कॉप समझना आई थिंक आप समझ गए होंगे, अब इसको विशेष समझाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। वैसे अगर पूरे कह सकते हैं हम 0 से लेकर सरेंगे, जो समझ गए उसके लिए नहीं, ये क्लास सबके लिए है, ठीक है, सबको समझ में अच्छे से आए। अगर हम इसको इस प्रकार से देखें कि कोप क्या है, क्या बोल सकते हैं, कोप का पूरा नाम हो गया कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, पार्टियों का सम्मेलन। यह संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा विषमन, यानी UNFCCC का जो हिंदी में फुल फॉर्म है, इसको भी देख लीजिए आप, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा।
यानी यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज का सर्वोच्च निर्णय लेने वाला निकाय है। सर्वोच्च निर्णय लेने वाला यह निकाय है। इसमें जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो सभी देश आपस में कह सकते हैं कि सहमति से निर्णय होता है। इसमें जितने भी सदस्य देश हैं उनके प्रतिनिधि जाते हैं, जो कह सकते उस देश के पर्यावरण मिनिस्टर है विशेषकर उनको भेजा जाता है, कभी कभी उनके प्रतिनिधि भी जाते हैं। इसमें से सभी देश पार्टियां शामिल हैं जिन्होंने यूएनएफसीसी पर हस्ताक्षर किए हैं। कॉप का मुख्य उद्देश्य क्या है? जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग, नीतियां और लक्ष्यों का तय करना। इसका लक्ष्य क्या है? अंतरराष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से हम लोग जलवायु परिवर्तन का निपटान करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। लेकिन कैसे करेंगे? अकेला कोई देश नहीं करेगा, बल्कि सभी देश मिलकर अंतरराष्ट्रीय सहयोग के साथ जो नीतियां बनी है, किस प्रकार हमको आगे बढ़ना है, उन लक्ष्यों को किस प्रकार प्राप्त करना है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए प्रत्येक साल आपका कोप का आयोजन होता है। क्या हो गया? द फुल फॉर्म समझ गए? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, इट इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी, सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है कोप। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूएनएफसीसी का ये भी पूछ दिया जाएगा सर्वोच्च निकाय कौन है, यानी सुप्रीम बॉडी कौन है, सबसे सुप्रीम है ना, सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी कौन हो गया? कोप। ऑल कंट्रीज दैट हैव साइंड द यूएनएफसीसी आर मेंबर ऑफ द कोप। जो भी जिसने भी इस पे सिग्नेचर किया है वो सभी देश इसके मेंबर हैं, सभी देश इसके मेंबर हैं। अब देखिए आते हैं हम लोग पहला सम्मेलन। अब कोप का पहला सम्मेलन कब हुआ, ये भी क्वेश्चन आएगा कि कोप का पहला सम्मेलन कब हुआ? कोप 1, जैसे कोप 1 अभी हम लोग कौन कितना कोप हो गया है? कोप 29, अभी हम लोग कोप 29 में है। तो कोप 1 कब हुआ था? ये 1995 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बर्लिन यानी जर्मनी में, ये भी पूछ लिया जाएगा। तो पहला कोप कब हुआ था? 1995 में बर्लिन जर्मनी में हुआ था पहला कोप सम्मेलन। अब हम लोग आते हैं मुद्दे पे, आज जिसको हमको पढ़ना है अब उस पे आते हैं। आप इसके बैकग्राउंड से समझ गए होंगे कि कोप क्या होता है, किस प्रकार होता है। पहला 1995 में हुआ और आज 2024 में आपका पिछला हुआ था 2024 में, उसी को हम लोग देखेंगे। लेटेस्ट अभी यही है। अगला नवंबर 2025 में होना है, ये भी बताते चलो। अगला जो होना है वो कब होगा? 10 से 21 नवंबर 10 से 21 नवंबर 2025 को होगा। क्या होगा भाई? कॉप 30। इसके बाद वाला कॉप 30 कहां पर होगा? कॉप 30 के बारे में हम बता दें आपको। कॉप 30 ये कहां होगा? ये आपका बेलम में होगा। बेलम कहां है? तो ब्राजील में। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये साइड से आप नोट कर लीजिए। बाद में हम जो पढ़ा रहे हैं कॉप 30 पढ़ाएंगे, ये होने वाला इन फ्यूचर। ये कब होगा? ये आपका 2025 इसी साल नवंबर में। अभी अक्टूबर चल रहा है, बस कितने दिन है? 10 से 21 नवंबर को होगा, यानी एक महीने के अंदर ये सम्मेलन शुरू हो जाएगा। कहां पर होगा? बेलेम में, जो कि ब्राजील में है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ दिया जाएगा कि कोप 30 का आयोजन कहां पर होगा? कहां पर होगा? तो ब्राजील में होगा। ब्राजील में कहां होगा? बेलम में होगा। नवंबर 2025 में होगा। डेट भी हमने बता दिया, कोप 30 होगा। अब तक कितने कोप हो चुके हैं? 29 हो चुके हैं, 30 होने वाला है। अब हम लोग आता है 29 की 29 कहां हुआ, इसका डेट पूछ लिया जाएगा, इसके अध्यक्ष पूछ लिए जाएंगे, है ना, इसका मेन थीम क्या था वो पूछ लिया जाएगा, कौन कौन से प्रस्ताव पारित किए गए ये पूछ लिया जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। चलिए कॉप 30 पे आते हैं हम लोग। सबसे पहले ये हुआ कहां था? बाकू का है अजरबैजान में हुआ था। डेट 11 से 22 नवंबर के, डेट लगभग ऐसे फिक्स रहता है ना, 10 के बाद ये सम्मेलन या 10 से कभी भी स्टार्ट हो जाता है नवंबर, प्रत्येक साल नवंबर में होता है। ऑर्गेनाइज बाय, जितने भी कोप होते हैं उसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? यूएनएफसीसी। इसके प्रेसिडेंट यानी प्रत्येक सम्मेलन का एक अध्यक्ष होता है। और मान कर चलिए जिस देश में होता है सम्मेलन ना,
वही देश के जो पर्यावरण मंत्री हैं वो इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। तो इसके प्रेसिडेंट कौन है? मुख्तार बाबायेव। मुख्तार बाबायेव जो कि इसी देश अजरबैजान के पर्यावरण मंत्री हैं, वही इस COP 29 के अध्यक्ष थे। COP 29 के अध्यक्ष थे वो। अब इस सम्मेलन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, मुख्य उद्देश्य क्या था, उसको देख लेते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव इस सम्मेलन का क्या था? COP 21 का प्रमुख उद्देश्य था विकासशील देशों के लिए नए जलवायु वित्त लक्ष्य यानी न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल यानी NCQG को तय करना और पेरिस समझौते 2015 के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाना, ये इसका मेन गोल था। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ COP 29 वाज टू डिफाइन ए न्यू क्लाइमेट फिनांस गोल, क्लाइमेट फिनांस गोल NCQG for developing countries and to advance the implementation of पेरिस एग्रीमेंट। यानी पेरिस एग्रीमेंट जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे वह किस प्रकार लागू हो, किस प्रकार लागू हो, इसके लिए क्या हमारा जो फिनांस होता है वो हम उस लक्ष्य को, टारगेट को अचीव कर सके। क्योंकि ये तो हर एक कोई किसी को पता है, अगर हमें अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, इन्वेस्ट करना होगा, है ना, फंड जुगाड़ करना होगा। और फंड विकसित देशों के लिए दिक्कत नहीं है, विकासशील देशों के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए दिक्कत है। उनके लिए जो नए फिनांस के लिए जो लक्ष्य तय किए गए थे उसको किस प्रकार प्राप्त करना है, जिसको शॉर्ट में NCQG कहा जाता है। NCQG को किस प्रकार अचीव करना है ताकि 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसे लागू कर सके। ये COP 29 का मेन गोल था, मुख्य उद्देश्य था। इसके बाद इसका और भी उद्देश्य था, मेन तो था ही, इसके अलावा नया जलवायु वित्त लक्ष्य, नया, वो पहले किसके लिए था? डेवलपिंग कंट्री के लिए। पहला वाला किसके था? NCQG, हमने जो पढ़ा NCQG, ये किसके लिए था? विकासशील देशों के लिए, डेवलपिंग कंट्री के लिए, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए था ये, डेवलपिंग के लिए। अब ये जो आपका नया जलवायु वित्त लक्ष्य हम लोग जो देखेंगे, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, अब ये विकसित देशों के लिए भी था, दोनों सेम नहीं है। ये क्या, विकसित देशों के लिए, ठीक है, विकसित देशों के लिए भी नया टारगेट दिया गया, क्योंकि समय बदल रहा है, हर एक चीज जो परिवर्तन है ना, तो समय के परिवर्तन के अनुसार आपका कॉस्ट भी वेरी करता है ना, इसीलिए फिर इसको नया जलवायु लक्ष्य यहाँ पर घोषित किया गया। पहला था विकसित देशों के लिए, हमने देखा, अब विकासशील देशों के लिए, सॉरी विकासशील देशों के लिए देखा, अब विकसित देशों के लिए, जो विकसित है, जैसे अमेरिका वगैरह हो गया, जापान हो गया, फ्रांस हो गया, उनके लिए। विकसित देशों ने 2025 तक कम से कम 300 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष सार्वजनिक वित्त उपलब्ध कराने का लक्ष्य तय किया। विकसित देशों ने कितना लक्ष्य तय किया है? 300 बिलियन प्रति वर्ष। यानी अभी जो 2025 में सम्मेलन होगा, इसके पहले इन सभी विकसित देशों को मिलाकर 300 बिलियन डॉलर यहां पर अपना ये कंट्रीब्यूट करना था। वहां पर इसको इस कर सकते हैं कि जो नया लक्ष्य है उसको हासिल करना था। तो आपसे क्वेश्चन क्या आएगा कि विकसित देशों ने जो नया जलवायु वित्त लक्ष्य तय किया है वो कितने डॉलर का किया है? तो 300 बिलियन डॉलर का किया है। तो कब तक के लिए लक्ष्य तय किया गया है? ये लक्ष्य कब तक के लिए तय किया गया है? तो 2035 तक के लिए। अभी इस पर अगला सम्मेलन जब होगा उसमें भी चर्चा होगा कि इसमें कितना प्रगति हुआ। अभी हो सकता है 20 बिलियन डॉलर अभी तक अचीव हुआ होगा, अगले साल उसको फिर 20 होगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते आपका 2035 तक कितना करना है? 300 बिलियन डॉलर यहां पर इस फंड का इंतजाम करना है। डेवलप कंट्रीज कमिटेड प्रोवाइड एटलीस्ट 300 बिलियन डॉलर पर ईयर बाय 2035, यानी 2035 तक उसे 300 बिलियन डॉलर का फंड कंप्लीट करना है। यह विकसित देशों के लिए टारगेट है।
अब इसमें और जो तीसरा था हानि एवं क्षति निधि, इसके लिए हानि और क्षति अगर लॉस होता है या डैमेज होता है कोई प्लान, उसके लिए भी एक अलग से फंड, ठीक है। यानी देखिए हर जगह हम लोग कह फंड का जुगाड़ हो रहा है, पहले विकासशील देशों के लिए, फिर विकसित देशों के लिए। अब यहां पर है लॉस एंड डैमेज। कॉप 29 में लॉस एंड डैमेज फंड को पूरी तरह लागू किया गया। 2025 से यह विकासशील, असुरक्षित और द्वीपीय देशों को जलवायु आपदाओं से उबरने के लिए सहायता देगा। विकासशील देशों में अगर मान लीजिए कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है, ठीक है, बहुत बड़ी आपदा आ जाती है, तो उसको फंड कहां से दिया जाएगा, यहीं से दिया जाएगा। एक फंड क्रिएट किया गया कि उनको हम फंड इसी से देंगे निकाल कर। असुरक्षित, अगर वहां असुरक्षित है, कौन सा देश, जो द्वीपीय देश है, जो चारों ओर से जल से घिरा देश है, द्वीपीय देश है, अभी ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, बर्फ पिघल रहे हैं, ठीक है, इसके चलते समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है, द्वीपीय देश डूबने के कगार पे पहुंच जाते हैं, वहां सुनामी आ जाता है, इसको भी बचाना है। इसके लिए ही ये फंड बना है, हानि और क्षति निधि। समझ गए ये निधि किसके लिए था, क्यों बना है? तो लॉस एंड डैमेज फंड, लॉस एंड डैमेज फंड वाज फुल्ली ऑपरेशनलाइज्ड एट कॉप 29। ये बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि को अंतिम रूप से फाइनलाइज कर दिया गया, ठीक है, फ्रॉम 2025, इसी साल से। इट विल प्रोवाइड फिनेंशियल सपोर्ट, ये फिनेंशियल सपोर्ट देगा टू डेवलपिंग, ठीक है, कंट्रीज, और जो आइसलैंड टाइप के कंट्रीज हैं उनको ये कह सकते हैं फिनेंशियल सपोर्ट देने का काम करेगा ये फंड। इसके अलावा आर्टिकल 6 को हम लोग नहीं भूल सकते हैं। आर्टिकल 6 के बारे में इसमें क्या कहा गया, आर्टिकल 6 कार्बन मार्केट, ये हम लोग कब पढ़े थे, याद कीजिए। कार्बन मार्केट यानी कार्बन उत्सर्जन का प्रत्येक देश का एक डाटा कह सकते हैं, उसका फिक्स लिमिटेशन कर दिया है, कार्बन उत्सर्जन आप कितना करेंगे, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन अगर आप ज्यादा करते हैं और कोई देश अगर कम करता है, तो मान लीजिए मेरा लिमिट, इसको हमने एग्जांपल आपको पिछले क्लास समझाया था। मान लीजिए आपने मोबाइल में रिचार्ज कराया 2 GB, आपका रिचार्ज कितना है 2 GB का, 2 GB आप यूज करने के लिए आपको कह सकते हैं अधिकृत है कि 2 GB आप डाटा रात के 12 बजे तक यूज कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या किया, यहां पर अपना काम 1 GB में ही चला लिया, 1 GB में चला लिया, तो आपको यह फैसिलिटी रहे कि जो 1 GB बच गया है उसको आप किसी को बेच सकते हैं। ये अगर आपके पास फैसिलिटी आ गया, उसी को कहते हैं कार्बन क्रेडिट, ठीक है, उसी को कहते हैं कार्बन क्रेडिट। सभी देशों का कार्बन उत्सर्जन का एक लिमिटेशन दिया गया है, आप कितना कार्बन उत्सर्जन करेंगे इसका एक लिमिटेशन है। तो जो देश अपने लिमिट से कम उत्सर्जन करता है और उसका लिमिट में कोटा बचा रहता है, वो दूसरे देशों को जो ज्यादा उत्सर्जन कर दिया कार्बन का, उसको वो बेच सकता है और मनी अर्न कर सकता है, डॉलर अर्न कर सकता है, डॉलर कमा सकता है। तो इसी को कहते हैं कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है। इसका जो ट्रेड होता है ये आर्टिकल 6 में दिया गया, इस बारे में पूरा डिटेल्स। तो इसलिए आर्टिकल 6 के बारे में क्या कहा गया है उसको समझेंगे। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 6 यानी बाजार आधारित एवं गैर बाजार आधारित तंत्र को लागू करने पर सहमति बनी। इससे अंतरराष्ट्रीय कार्बन क्रेडिट व्यापार को गति मिलेगी। आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट, आर्टिकल 6 जो है पेरिस एग्रीमेंट का, कवरिंग बोथ मार्केट एंड नॉन मार्केट मैकेनिज्म वाज फाइनलाइज्ड, पेविंग द वे फॉर इंटरनेशनल कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग। यानी ये जो कार्बन ट्रेड का व्यापार होता है, कार्बन क्रेडिट का जो सिस्टम है, जिसके माध्यम से आप पर्यावरण को भी सुधार सकते हैं और मनी भी अर्न कर सकते हैं, इसके बारे में जो प्रोविजंस दिए गए हैं आर्टिकल 6 में दिए गए हैं पेरिस एग्रीमेंट का। और ये भी पूछ दिया जाएगा कार्बन क्रेडिट जो सिस्टम है वो पेरिस एग्रीमेंट के किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 6 में है। उसको लागू करने पर सहमति बनी, यहाँ उन्हें पूरा इसको लागू करना है, इस पर पूरा सहमति बना, सभी ने अपनी सहमति दिखाई। ये बड़ा यहाँ पर कह सकते हैं इसका अचीवमेंट है। अब एक स्पेशल जहां इस सम्मेलन हुआ था बाकू, तो नाम दे दिया गया है एक फिनांस फंड का, जिसका नाम ही दे दिया बाकू विथ पहल, बाकू क्लाइमेट फिनांस
इनिशिएटिव, बाकू इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट फाइनेंस एंड ट्रेड की शुरुआत की गई, जिसका लक्ष्य वैश्विक जलवायु वित्त के लिए नए स्रोतों को सक्रिय करना। यानी हमारा जो मेन सोर्स है इनकम का वो तो है ही, और नए स्रोत भी हमें जनरेट करना है, जिसका नाम क्या है, बाकू वित्त पहल। यानी ये पूछा जाएगा कि कोप 29 में जो नए वित्त के रास्तों स्रोतों के बारे में जो फंड बनाया गया उसका नाम क्या है, तो बाकू वित्त पहल, बाकू क्लाइमेट फाइनेंस इनिशिएटिव उसका नाम है। द बाकू इनिशिएटिव फॉर क्लाइमेट फाइनेंस एंड ट्रेड वाज लॉन्च्ड, ये इस बार लॉन्च हुआ, किसके लिए, टू स्ट्रेंथन एंड डाइवर्सिफाई ग्लोबल सोर्सेस ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस। यानी नए सोर्सेस किस प्रकार आएंगे फाइनेंस के लिए, उस पर हमारा बना बाकू वित्त पहल, बाकू क्लाइमेट फाइनेंस इनिशिएटिव बना इसके लिए। अगला है जलवायु वित्त कार्यवाही निधि। जलवायु वित्त कार्यवाही निधि, यह निधि, यह फंड किस पर काम करता है, यह बेसिकली फॉसिल ईंधन उत्पादक देशों और कंपनियों के योगदान से बनेगी। ये वो देश जो फॉसिल ईंधन का यूज करेंगे, जीवाश्म ईंधन का यूज करेंगे, उस पर कार्यवाही की जाएगी, ठीक है, उस पर एक्शन लिया जाएगा और उसको फाइन किया जाएगा, और वो फाइन से जो फंड जमा होगा उसी को कहेंगे CFAP। यानी एक क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड वाज क्रिएटेड with contribution from fossil fuel producer and companies aiming to raise $, जो आपका है 1 बिलियन इनिशियली। स्टार्टिंग में जो हमारा टारगेट है कि $1 बिलियन हमें जमा करना है, उसको हासिल करेंगे। फॉसिल ईंधन का यूज कम करना है, आपको पता है, तो इसी में यहां पर एक कि हम डराने के लिए समझ सकते हैं, कार्यवाही के डर से अब लोग नहीं करेंगे, जो करेंगे उस पर अंतरराष्ट्रीय कोर्ट या जो भी इनका मैकेनिज्म है वो फाइन करेगा, और वहां से जो जमा होगा उसको CFAF नामक फंड में जमा किया जाएगा। कभी कभी इसका भी फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। तो ये आपका आज का कोप 29 कंप्लीट हो गया, और अब हमें कोप 30 पढ़ना कब है, बाद में, जब सम्मेलन आपका अगले महीना होगा उस पर हम लोग पढ़ाएंगे। करंट पूरा एकदम डाटा लेके आपको एग्जाम में जाना है, जो भी करंट लेटेस्ट हुआ है वो करके जाना है, क्योंकि करंट से बहुत क्वेश्चन आता है ना। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस रहते हैं। कोप 29 से भी आ सकता, हो सकता है पेपर छप गया होगा कोप 29 से भी पूछ लिया जाएगा। अगर एग्जाम बहुत लेट हो गया तो कोप 30 से पूछा जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि लेटेस्ट की जगह एक कोप पहले का, इसे 2 लेके जाना है, कोप 29 को और कोप 30 दोनों पढ़कर जाना है। करंट में इससे जैसा प्रश्न आएगा हमने डिस्कस कर लिया है। फिर भी आपको कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, है ना। इसी ऐप पर कमेंट का भी ऑप्शन है, आप विश्वन का ग्रुप भी है, वहां पे कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का हम जवाब देंगे, या तो नंबर है वहां पे कॉल कर सकते हैं। इसी प्रकार अब हम लगातार क्लासेस चलते रहती है पेपर 1 की। अगर अगली क्लास जो हम लोग करेंगे मंडे को, तो मंडे को हम लोग क्या करेंगे, एक नया यूनिट लेकर आएंगे, ठीक है। और नया यूनिट में कौन सा यूनिट पढ़ेंगे, हायर एजुकेशन सिस्टम। जो इंटरेस्टिंग और बड़ा है उसको हम लोग पहले करते जा रहे हैं, और अभी आपका 1 यूनिट हो गया, अब आपके पास 9 यूनिट और पढ़ना है, ठीक है। 9 यूनिट की तैयारी करनी है, और हमें अभी अच्छा खासा समय मिल जाएगा। आप देख लीजिएगा एग्जाम जून के पहले नहीं होना है, एग्जाम जून के पहले नहीं होगा तो आप अच्छे से तैयारी कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपको करना नहीं है। कभी क्लास मिसिंग भी होता है तो टेंशन नहीं है, मैं रिकॉर्डेड क्लास अपलोड कर देता हूँ। तो लाइव जब नहीं हो तो रिकॉर्डेड क्लास भी अपलोड हो जाएगा, उस पर आप देख लीजिएगा। एप्लीकेशन पे PDF रहेगा और रिकॉर्डेड क्लास रहेगा 1 साल तक, इसलिए परेशान नहीं होना है। एग्जाम जब भी हो आप वहां से उसको निकालकर कभी भी पढ़ सकते हैं, तो आपके लिए वहां सेफ है, ठीक है। और मैं प्रयास करूंगा आप लोग इसको नोट्स भी बना लें, और इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट का भी आयोजन करेंगे। जैसे ये पूरा EVS खत्म हो गया, यूनिट 9 आपका खत्म हो गया, इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट हम लोग करवाने वाले हैं, और इसके लिए लाइव कल हम लोग करेंगे दिन में। याद रखिएगा कल दिन में, आप उम्मीद कीजिए कल दिन में 9 बजे हम EVS के लिए लाइव आएंगे, जहां पर आपको जितना हमने पढ़ाया है एप्लीकेशन पर, जितना एप्लीकेशन पर पढ़ाया है उन बच्चों के लिए YouTube पर लाइव आएंगे। आप वहां पर भी आए, कुछ एक्स्ट्रा बच्चे भी उसका लाभ ले पाएंगे, और आप लोग भी साथ में रहे, और साथ में
प्रश्नों को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। तो कल मिलते हैं हम लोग 9 बजे यूट्यूब पे, ठीक है, लाइव में, और वहां हम लोग इसके लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।